और कौन कौन है क्लास में बेटा? कृष्णा, हेलो कृष्णा, मानसी और ईशांत। हेलो मानसी, हैं आप क्लास में? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। ईशांत, बेटा लास्ट क्लास जो हमने की थी उसमें 2 ही बच्चे थे बस उस दिन, इशिका और सिद्धार्थ। तो बाकी बच्चों ने वो स्लाइड्स देख लिए और उस दिन कैसे नहीं आ पाए थे आप सब लोग? कम्युनिकेशन गैप रहा या क्या रहा? क्यों बेटा? कृष्णा बताओ। सर संडे मॉर्निंग। हाँ, अभी लास्ट आई मीन डे बिफोर जो क्लास थी, यस्टरडे जो क्लास थी संडे 10 to 11:30। सर वो मैंने ना नोटिफिकेशन में जाके देखा नहीं था क्लास लेने के बाद अच्छा, शाम को, हाँ तो वही उस मुझे वजह लगता है से कि फिर मैंने बिल्कुल बिल्कुल अगले दिन जब कम्युनिकेशन 12 गैप बजे रहा। के आसपास खोला था तब हुआ था। वही वही। तो बेटा अब आपने वो देख लिया सारा जो हमने पढ़ाया था और वो सब पढ़ लिया है? थोड़ा सा हम रिकैप तो कराएंगे। जी सर। अच्छा, चलो और भी अभी 1-2 बच्चे आ जाए। बहुत ध्यान से बेटा, इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इस पर अच्छा खासा ध्यान देना है हमें। अच्छा, लास्ट हमने कहाँ पर किया था जरा मुझे बताओ कि 1 मिनट हमने क्या क्या किया था? सर्किल्स में हमने किया था और सर्किल की डेफिनेशन। हेलो सर। हेलो बेटा। हाँ सर सिद्धार्थ। आपने लास्ट क्लास में सर पैरामैग्नेटिक फॉर्म, डायमैग्नेटिक फॉर्म और सर वो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर करवाई थी और स्टैंडर्ड। जनरल इक्वेशन भी करवाई थी ना? हाँ सर। पैरामीटर। हाँ सर। चलिए आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसमें। टेंजेंट्स, नॉर्मल, कोशिश करेंगे आज सर्कल को विद प्रैक्टिस ओवर कर दें। सर कैसा लग रहा वैसे है वैसे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजी थे, मैंने है करे ना, वो थे तो हो भी गए होंगे बेटा। सर। ओ मतलब सर अगर क्वेश्चन है ना आपके हिसाब से जैसा आपने बताया था ना वैसे करा सर, मुश्किल ही सर कोई क्वेश्चन में सर 10-12 सेकंड लगे सर बस देख के पहचानने में। मतलब अच्छे से हो गए सारे क्वेश्चंस। हाँ सर। बहुत बढ़िया। बस 1-2 बिल्कुल। क्वेश्चन में टाइम लगा जहाँ पे सर फ्रैक्शन आई या फिर सर जो होती है ना हमें एक्स और वाई को कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, वहाँ हल्का फुल्का टाइम लगा बस, बाकी तो सब तेजी में हो गए क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा भी था वो सारी चीजें कि भाई यस ये सर। कोफिशिएंट सेम करना है, और वो जो भी नोटेबल पॉइंट थे वो मैंने इसलिए डिस्कस कर लिए थे। चलो, ऐसे ही आप पैराबोला वगैरह भी ना एनसीईआरटी का तो बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन बेटा है हाँ क्या कि सर। 11th जो एनसीईआरटी है ना उसमें और कॉम्पिटिटिव में बहुत गैप है रियली। आप देखोगे अभी आप यस काफी सर, सारी ये चीजें। सर मैंने चीज नोटिस करी थी। हम्म। सर तो आपने जो क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में बहुत फर्क था। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपना इसमें और कॉम्पिटिटिव रीच करेंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास, और देवांश भी आ चुके हैं। हेलो देवांश। वॉइस नहीं आई बेटा आपकी मेरे तक, आप शायद कुछ कह रहे थे। नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है उसमें। चलिए कोई नहीं, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। और एक बार थोड़ा सा ना रिकैप मैं सभी बच्चों को दे दूं क्योंकि कुछ बच्चे उस दिन थे नहीं। तो देखिए बेटा, सर्कल्स।
देखो बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चीजें बता रहा हूँ। मैंने एक इक्वेशन तो ये लिखवाई थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो सेंटर होता है वो h कॉमा के होता है और रेडियस जो होता है आपका वो a होता है। यहाँ पर सेंटर के रिगार्डिंग देखा जाए तो h और k अननोन थिंग्स हैं, a रेडियस है। यदि मुझे किसी भी सर्किल की इक्वेशन लानी है और मुझे सेंटर दिया जाए और रेडियस दिया जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम लोग सर्किल की इक्वेशन ला सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई एक सेंटर मेरे पास है 2,5 और रेडियस हमारे पास है 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा? तो नॉट अ बिग डील, आप इजीली ला सकते हो, x माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ऐसे ही हमें यदि कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल दे दिया जाए और सेंटर और रेडियस पूछा जाए तो हम लोग तब भी इसको इससे कंपेयर करके ले आ सकते हैं। बिफोर कंपैरिजन यू शुड मेक श्योर कि भाई x कोफिशिएंट एंड y कोफिशिएंट आर सेम एंड दे आर आल्सो 1। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो 1 नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं बेटा, जो भी बच्चे उस नहीं थे बहुत अच्छे से समझें। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर 2y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और मुझसे पूछा जाए कि इसका रेडियस और सेंटर क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि मैं अभी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि x कोफिशिएंट अवेलेबल जो है वो 2 है, जबकि मुझे 1 चाहिए होता है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस हाफ बन जाएगा इनसाइड अंडर स्क्वायर। यहाँ भी जब 2 हम वो बाहर लेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1। आफ्टर ऑल x प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर और इसको हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन वी गेट h इज इक्वल टू, सिद्धार्थ बताना क्या आएगा बेटा h? सर -1/2। वेरी गुड। h जो और आएगा सर वो के आएगा -1/2। +3/2। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें वो एक्चुअली माइनस का भी ध्यान रखना है। और रेडियस बेटा यस सर 1/2। 1/2 सर। तो सेंटर जो हमारे पास आ जाएगा वो -1/2 और 3/2। इसमें हमने ये चीजें आपको सिखाई थी। दूसरी इक्वेशन मैं समझता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था ये वाला। बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर्किल दिया हो तो सेंटर और रेडियस पूछा जा सकता है, सेंटर और रेडियस दिए हो तो सर्किल पूछा जा सकता है। दोनों ही बात हमने यहाँ पर बेटा आपके लिए डिस्कस की। एक दूसरी भी इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसमें कोई टाइप विशेष नहीं है, देखा जाए तो इसको जनरल भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड। लेकिन स्टैंडर्ड के बारे में मैंने एक बात कल कही थी कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको कहते हैं व्हेन वी मेक समथिंग फिक्स अबाउट द कर्व। जैसे मान लीजिए मैं इस कर्व में, इस सर्किल में जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई इसका जो सेंटर है वो 0 0 है और जो रेडियस है वो मान लीजिए a है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा आपका। तो इसको ना हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी कह देते हैं। यहाँ पर एक बात आप इसे अच्छे से नोट कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट 0 0 एंड रेडियस इज ए। यहाँ पर भी कई बार ये लोग इस तरह से लिख देते हैं जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जरा जल्दी से बच्चों इसका सेंटर और रेडियस बताना। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर 0 0, रेडियस हाफ। रेडियस हाफ, तो इस तरह से हम लोग 1/2 आएगा ना। हाँ, रेडियस 1/2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा और ये सेंटर 0 0। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा रिवाइज करके रखना चाहिए। दूसरा बेटा हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके लिए बच्चों सेंटर जो था वो हमने नोट किया था -g माइनस f और इसकी जो रेडियस नोट की थी वो बेटा ये था g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग कैसे क्विकली याद किया करेंगे? पहले इसकी स्ट्रक्चर को एक बार माइंड में ले आए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यदि यहाँ 2 होता 3 होता, पहली बात तो सेम होता,
और यदि अदर देन 1 होता तो हम लोग उसको 1 बनाते, है ना। फॉर दैट वी शुड डिवाइड द कोफिशिएंट एंड मेक दिस 1। उसके बाद में फिर हमें आगे कुछ कंपैरिजन सिखाए जाते हैं, जैसे x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए और साइन ऑपोजिट कीजिए, तो आपको सेंटर का फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे ये माइनस जी है, तो माइनस जी का 2g से क्या लिंक है, 2g का हाफ करोगे तो g आ जाएगा, और यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। ऐसे ही y कोफिशिएंट देखिए, ये 2f है, 2f का हाफ f होता है और उसका भी साइन ऑपोजिट। रेडियस जो है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कल हमने थोड़े से इसके बारे में प्रूफ भी बताए थे, आप उसको देख सकते यस हैं। सर। हाँ, तो एक सर्किल भी मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत जल्दी से मुझे इसका एक बार सेंटर और रेडियस बता दें, जैसे 9x माइनस 8y और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर बेटा आप लोग सोच कर रख लीजिए और जल्दी से मुझे बता दीजिए। x के कोफिशिएंट का क्या करोगे, हाफ और ऑपोजिट साइन, y के कोफिशिएंट का हाफ और ऑपोजिट साइन, तो ये +4, क्या कहते हो बेटा। यस सर। और रेडियस जो हो जाएगा वो जो आपने g और f लिखा है इसका स्क्वायर करोगे, 81/4 प्लस 16 और -1, इसके आगे जो भी आएगा वो रेडियस डिक्लेयर कर दोगे। तो इस तरह से इस तरह की इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यस सर। जनरल इक्वेशन है। हाँ, एक मैं क्वेश्चन और इसमें ऐड करना चाहूंगा। नेक्स्ट शीट पर मूव कर जाए हम। देखो, देखिए, जैसे कई बार ये लोग जनरल इक्वेशन हमें दे देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y और -3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये सेंटर और रेडियस पूछ सकते हैं। तो इसको लाने के लिए हमारे पास क्या था, ये तो है ही है, और दूसरा हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मैं अलग पर्पज से थोड़ा बता रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए, कि हमें y वाले टर्म्स एक साइड, x वाले टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करने चाहिए। फिर यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहिए, x के कोफिशिएंट का हाफ देन इट्स स्क्वायर ऐड कर लो, इसी तरह से y के कोफिशिएंट का हाफ देन इट्स स्क्वायर ऐड कर लो। जो इधर ऐड किया है लेफ्ट साइड, वही हम लोग बेटा राइट में भी ऐड कर लेंगे, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। बेटा 5 क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको √5 का स्क्वायर कर लेंगे, और आप समझ गए होंगे अब h माइनस 1 आएगा, k हमारा 1 आएगा, और बेटा रेडियस हमारे पास √5 आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए, अब सेंटर जो आ गया वो -1 1 आ गया और रेडियस √5 आ गया। तो दिस इज अनदर वे टू फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। आई होप वेल कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जो बेटा कल, हाँ है ना, जो कल की क्लास में भी नहीं थे, आई होप कि भाई उनको भी क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। यस सर। इस, हाँ थैंक यू। अब इसमें एक हमने डायमेट्रिक फॉर्म भी समझाई थी। डायमेट्रिक फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं। ये क्या होता है, जैसे एक सर्किल हमें दिया हो बेटा, और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट यदि हमें पता है, जैसे ये P x1 y1 और ये Q x2 y2, तो एक तो वे ये है कि भाई हम लोग इसके मिडिल पॉइंट को ले आए तो सेंटर मिल जाएगा, और P और Q के बीच का डिस्टेंस ले आए उसका हाफ कर दें तो उससे रेडियस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो है ही है। दूसरा, इसको एक डायरेक्ट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, जिससे इसका इक्वेशन जो आता है वो ये आता है। कल की स्लाइड में आप इसका थोड़ा प्रूफ भी देख सकते हैं, आज मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा सिर्फ। x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। इसको बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि कई बार हम लोग, हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर ना देके ऐसा दिया होता है कि लेट एब्सिसा बी द रूट्स ऑफ सम इक्वेशन एंड ऑर्डिनेट्स बी द रूट्स ऑफ सम इक्वेशन। तो उन इक्वेशंस को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मेकिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम। आफ्टर मेकिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम, क्योंकि आप यदि इस इक्वेशन की आधी स्ट्रक्चर देखिए, x माइनस x1 x माइनस x2, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसके रूट्स x1 एंड x2 हैं। दूसरी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है जिसके रूट्स y1 एंड y2 हैं। तो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। मान लीजिए फाइंड इक्वेशन
of a circle whose coordinates of endpoints of diameter be given by अल्फा 1 कॉमा बीटा 1। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जरा नेमिंग चेंज की है, तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि सब चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 बी द रूट्स ऑफ x square minus 2x plus 5 is equals to 0, while थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक, यहाँ -5 कर लीजिए। अच्छा, ये कौन बच्चा बताएगा कि मैंने +5 की जगह -5 क्यों किया? सोचते रहिए और मुझे बताइए। बोलो बेटा। सर रूट से ताकि सर मतलब वो रियल रूट सेंस ले, रियल रूट्स आने के लिए। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि -5 पर तो रियल रूट आ सकते हैं, +5 पर नहीं आते। एकदम ठीक बात। तो अब आप देखिए, यहाँ देखा जाए तो बेटा x1 और x2 के प्लेसेस पर अल्फा 1 अल्फा 2 है, y1 y2 के प्लेसेस पे बीटा 1 बीटा 2 है। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली एब्सिसा को लेकर है, और ये हमारी, अच्छा ये लोग कई बार ऐसा करते हैं कि बीटा 1 बीटा 2 बी द रूट्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो आपको उसको y में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो ऑर्डिनेट से बनने वाली इक्वेशन है वो y वेरिएबल में लिखी जाएगी, और जो एब्सिसा से बनने वाली इक्वेशन है उसको हम लोग x वेरिएबल में लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो व्हाट वी फाइंड हियर दे आर सेम एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए फेवरेबल बात है। अब तो हमें कुछ ज्यादा काम ही नहीं करना, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए इनको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इनको ऐड करके लिखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y और -1 इज इक्वल टू 0। मैं एक बार अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा कि कई बार ये लोग दोनों रूट्स को x की इक्वेशन में लिख देते हैं या y की इक्वेशन में लिख देते हैं, बट बी केयरफुल, जो एब्सिसा वाली इक्वेशन है इट शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, एंड ऑर्डिनेट I mean an equation consisting ordinates at its root should be written in terms of y। तो ये हमें ध्यान से समझने वाली बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y और -6 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो डायमेट्रिक फॉर्म भी आप अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी 3 फॉर्म्स इन रिवीजन। वैसे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कल ये सारा कुछ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिकैप आपको करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये भी डायमेट्रिक फॉर्म भी? यस सर। गुड, वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं। ये हमने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है अपने आप में, और इसको हम लोग नाम देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, क्यों इसकी नीड है, वो भी हम लोग समझेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन में 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, और भी कमिंग कॉनिक सेक्शंस में पैरामेट्रिक के नाम से हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। एक्चुअली हम ना 2-3 तरह के फंक्शन पढ़ते हैं, जरा मैं थोड़ा सा डिस्कशन कल से एक्स्ट्रा करना चाहूंगा यहाँ पर। एक इक्वेशन तो ऐसी हो सकती है y इक्वल fx, एक ऐसा हो सकता है f ऑफ x y इज इक्वल्स टू 0, एक ऐसा हो सकता है y इज इक्वल्स टू ft और x इज इक्वल्स टू gt, या ऐसा करके कुछ। तो इन तीनों फंक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए। जो फंक्शन ऐसे लिखे होते हैं उनको हम लोग एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब y इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x, y को एग्जैक्टली हम लोग x के टर्म्स में लिखे होते हैं। y सेपरेटेड होता है, x सेपरेटेड होता है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब यदि x और y आर नॉट सेपरेटेड, मतलब and they are, it is not possible to separate them। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं आपका x plus y, y plus x is equals to 1, तो we cannot describe y in terms of x in this case। तो इसको हम लोग implicit function कहते हैं। implicit function, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, a function where x and y cannot be separated, or we cannot describe y in terms of x or vice versa।
then this kind of function is known as implicit function. But when we are given a function that both of the variable involved in either explicit or implicit function in terms of another variable, then this kind of situation is known as parameter, I mean parametric form. तो y और x इस t के विद रिस्पेक्ट कनेक्टेड हैं, है ना, y और x जो हैं वो इस t के विद रिस्पेक्ट कनेक्टेड हैं, तो इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। जैसे हम लोग सर्किल जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं बेटा, बेसिकली स्टैंडर्ड वाला, आई मीन जनरल वाला, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखिए कि यदि मैं x माइनस एच को a cos थीटा रख दूं और y माइनस के को a sin थीटा रख दूं, डिस्क्रिप्शन कल वाली सीट में आप लोग देख सकते हैं। तो आप देखो कि ये सॉरी ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। हम लोग कर सकते हैं ऐसा क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से, या फिर आप इसे कैसे लिख लीजिए, आप इसे ऐसे लिख लीजिए x माइनस एच ओवर a का होल स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास होती है x माइनस एच अपॉन a को यदि हम cos थीटा रख दें, यहाँ को sin थीटा रख दें, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हमेशा 1 रहता है। तो x माइनस एच इक्वल a cos थीटा, तो x की वैल्यू हुआ करेगी h प्लस a cos थीटा और y की वैल्यू हुआ करेगी k प्लस a sin थीटा। थीटा का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि वो एक पैरामीटर है और उसकी वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक जाती है। आप कहोगे कि हमने दोनों तरफ इक्वल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा यदि आप 0 के इक्वल ले रहे हो तो 2 पाई एंगल नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें यूनिक एंगल चाहिए, सारे यूनिक वैल्यू चाहिए होंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि एग्जैक्टली जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर ये राउंड पूरा करते हैं तो 2 पाई वही एंगल होता है जो 0 है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू, तो इसको तो हम नाम दिया करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन यदि हम लोग इस तरह से लिखते हैं। और यदि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो इसको p थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं और इसको कहा करेंगे h प्लस a cos थीटा कॉमा k प्लस a sin थीटा, ऐसे करके बेटा। और इन केस यदि हमें एक जनरल इक्वेशन दी जाए, इन केस ऑफ जनरल इक्वेशन, कौन सी जनरल इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आप देखिए पैरामीट्रिक के लिए आप इसे एक रेक्टेंगल में डाल लीजिए इस तरह से, और आप देखो कि जहां सेंटर है, जैसे ये h और k सेंटर पॉइंट हैं और फिलहाल हमारे पास सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तो यहाँ तो माइनस जी प्लस हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू बेटा माइनस एफ प्लस हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ k आई एम टेकिंग नाउ माइनस एफ, इंस्टीड ऑफ h आई एम टेकिंग माइनस जी। बट रेडियस के बारे में आप क्या कहते हैं? यू ऑल्सो नो इट वेल कि रेडियस जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ये cos थीटा। y इज इक्वल्स टू माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा, इस तरह से। तो यदि हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है तो मेरे पास डायरेक्ट भी फॉर्मूले है कि हम लोग उसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर लें, नहीं तो हम लोग उसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि ये है, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आज एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लूंगा। जैसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनाएं। बेटा यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये एक रिकैप है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बेटा तेजी से भी ले रहा हूं। अब देखिए जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमसे कहा गया कि इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखिए और पैरामीट्रिक फॉर्म लिखने के बाद p ऑफ पाई अपॉन 2 की वैल्यू भी लाइए। इसका मतलब जब हम लोग उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा था, तो थीटा को हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट भी लाने हैं। तो पहले x को लिखना सीखते हैं। x क्या बताया गया है? माइनस जी।
जी क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। मैं इस बार साइन ऑपोजिट नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो आई नीड ओनली जी वैल्यू, और जी जो होता था वो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ होता था। यू कैन रिमाइंड इट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, है कि नहीं ये बात? तो जी की वैल्यू क्या लिखे हैं हम लोग? 2 लिख लें, तो यहां पे ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा। फिर प्लस, अब बेटा जी स्क्वायर 2 स्क्वायर, एफ स्क्वायर 4 स्क्वायर, और माइनस माइनस +2। इसी तरह से y इज इक्वल, ओ सॉरी इट वाज cos थीटा आल्सो, तो y इज इक्वल्स टू -f। अब f कितना है बेटा मेरे पास? f को ढूंढो। f हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, -4, तो इस बार वो +4 हो जाएगा। फिर प्लस आगे चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस माइनस +2, और वो साइन थीटा रहेगा। देखा जाए तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 16 ये हो गया √22 cos थीटा, और y इज इक्वल्स टू 4 प्लस √22 साइन थीटा। अब सिर्फ आपका इतना सा काम है कि हम p ऑफ π/2 लाना चाहते थे, तो बेटा इसे ऑर्डर्ड पेयर में भी रखिए और थीटा को π/2 प्लेस कर दीजिए। आप अच्छे से समझते हैं कि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, यू नो ना? यस सर। cos π/2 0 होता है, और sin π/2 आपका 1 होता है। तो 4 प्लस √22, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ये हमें मिल सकता है कहीं पर। तो हमें एक कार्टेशियन फॉर्म को, हाँ देखो इसका नाम भी मैं आपको बोल दूं कि ये सब जो भी हमने फॉर्म पढ़े हैं, ये एक फॉर्म तो है ही है, और जो एक्स और वाई में डिस्क्राइब्ड होती है उसको एक जनरल नेम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। ओके सर। हाँ बेटा, तो कार्टेशियन फॉर्म से हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम वो भी ला सकते हैं। ठीक है? अच्छा, लेकिन ना मैं एक क्वेश्चन बच्चों को और देना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको एक पैरामीट्रिक फॉर्म दे रहा हूं बेटा, और पैरामीट्रिक फॉर्म देकर मैं आपसे उसका कार्टेशियन फॉर्म पूछना चाहूंगा। ठीक है? तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट शीट नाउ। जैसे बेटा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन थीटा cos थीटा, एंड क्वेश्चन इज दैट कि आइडेंटिफाई द कर्व and change it into its Cartesian form. तो बेटा ये कर्व हमें आइडेंटिफाई भी करना है और हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज भी करना है, बल्कि मैं ही कराता हूं बेटा इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा कि सच में हम लोग पढ़ के कुछ जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ मिलता है। ये गैप हमेशा बना रहता है, आप कितनी भी बुक कर लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, जब पता है पेपर आता है ना तो ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने। ये बहुत होता है कॉम्पिटिटिव, है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत होता है, लेकिन हमें उस गैप को फिर फिल कैसे करना है? हमें फिल इस तरह से करना है कि भाई जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे वो तो करोगे, ठीक है ना? हमें न्यू क्वेश्चंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और वो सब हमें कहाँ मिलेंगे? जैसे आपके रेगुलर टेस्ट भी कैलेंडर में होते होंगे, और आपके पास स्टडी मटेरियल है, वो कम्प्लीटली सॉल्व करो। मतलब जितने मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही नए आइडिया मिलेंगे। एक मैं और सजेशन आपको दूंगा कि कोई भी आप जैसे ऑनलाइन क्वेश्चंस, एक्चुअली आप देखो कि एक ईयर में, जैसे लास्ट ईयर में लगभग 32 सेट ऑफ पेपर्स बने थे, क्योंकि 4 बार एग्जाम लिया गया। 4 बार एग्जाम में भी एक बार के एग्जाम में लगभग मैं समझता हूँ 4 डेट्स थे और 2 शिफ्ट थे, तो 4 डेट्स 2 शिफ्ट्स 8 पेपर 1 गो में हो गए, 8 4 जा 32 पेपर्स। तो हमें उसमें
जैसे MTG की बुक आती है, MBD की बुक आती है, कई सारे बुक पब्लिशर्स हैं जो ऑनलाइन क्वेश्चंस को भी प्रिंट करते हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस पर भी बेटा आपको ध्यान देना है। तो वो ये गैप तभी फिल होता है यदि हमने थ्योरी ठीक से पढ़ ली और क्वेश्चन हमने उतने सॉल्व नहीं किए उतने। अब आप कहोगे कि फिर सही नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सर्किल्स की जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो सर्किल्स में कम से कम हमें जितने भी हम सब टॉपिक पढ़ेंगे उस पर यदि हम 4 और 5 क्वेश्चंस का भी एवरेज लगाएं तो 20 सब टॉपिक्स इसमें हैं लगभग, तो 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें इसमें होनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होती। फिर ये कैसे होगी? अब होगा क्या कि जिस दिन हमारा ये चैप्टर एंड होगा सर्किल्स, हम तुरंत पैराबोला पर मूव कर जाएंगे। फिर आप कहोगे कि हमें एक दिन में कैसे हम सॉल्व कर लें। उसका सॉल्यूशन ये है कि जैसे जैसे मैं जितने जितने टॉपिक आपको पढ़ाता जाऊं उतने टॉपिक पर क्वेश्चन करें। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपको उसके थोड़े शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, है ना। आप 1 से n तक पढ़ते चले जाइए क्वेश्चन, जो आपको लगे कि हाँ हम इनको कर पा रहे हैं, तो वो जितनी थ्योरी होती रहेगी उतना साथ के साथ आपका काम भी होता रहेगा। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने आप को रूम नहीं दे सकते कि भाई चलो ठीक है आज कुछ नहीं कर रहे कल करेंगे। वो हमें उस दिन तक नहीं करना है जिस दिन तक हमारा मेंस और एडवांस का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है बेटा? तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन ये काफी अलग है। हमने अभी तक ऐसा पढ़ा था, यदि हम सर्किल, क्योंकि हम सर्किल चैप्टर पढ़ रहे थे, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सर्किल तो होना ही होना है। लेकिन यह है कि ये स्क्वायर वगैरह नहीं पढ़ा था हमने, ना साइन कॉस पढ़ा था। लेकिन दूसरी बात भी है इसमें, हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा ओवर 2 लिख सकता हूं? बोलो बेटा। सर फॉर्मूला सर अभी याद नहीं है। मैं बता देता हूं। देखो एक फॉर्मूला इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, जैसे cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का है ना। तो आप जरा देखिए cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 को इधर शिफ्ट कीजिए, 2 का डिवीजन, क्या कहते हो? ओके सर। अच्छा एक फॉर्मूला इसका बेटा ये भी आप, ये ना दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, नींद में भी याद रहने चाहिए। cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इफ आई नीड टू कन्वर्ट sin स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। ठीक है? और यस सर। ये जो हमारा sin थीटा cos थीटा, इसको मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवीजन किया, तो 1/2 sin 2 थीटा हो गया। आई मीन धीरे धीरे हम लोग शेप की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं x = 1 प्लस, ये हाफ अलग कर लेता हूं और इसको 3/2 + 1/2 cos 2 थीटा लिख लेता हूं। उधर y = 3 + 1/2 sin 2 थीटा लिख लेता हूं। तो अब कुछ आ चुका है। देखो यदि मैं देखूं ध्यान से, तो मेरे को पढ़ाया गया है h + a cos थीटा और y = k + a sin थीटा। बताओ बेटा, ये हमने अभी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसमें यही तो है, x = h + a cos थीटा, y = k + a sin थीटा ना। यस सर। तो हाँ, फैक्ट इज दैट कि भाई हाँ ये बात आप जरूर मैच करना चाहोगे कि x के डिस्क्रिप्शन में तो cos होना चाहिए और y के डिस्क्रिप्शन में sin होना चाहिए। दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए। डजेंट मैटर कि वो थीटा था फॉर्मूले में, यहाँ 2 थीटा क्यों है, ये 4 थीटा भी हो सकता है, 6 थीटा भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट जो दोनों कोफिशिएंट हैं वो सेम होने चाहिए। ये नहीं चलेगा कि यहाँ cos 2 थीटा हो और यहाँ sin थीटा हो, दोनों सेम होंगे तो चलेगा। और दूसरा, cos और sin का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए बेटा। जैसे ये देखिए, ये 1/2 है, नहीं तो अगर जो ये मैच नहीं करेगा तो हम a को कैसे यूनिक कर पाएंगे, है ना। तो h अब कंपैरिजन करके क्या कहते हो, 3/2, a क्या कहते हो, हाफ, और k क्या कहते हो, 3। तो फाइनली सेंटर हो गया 3/2। और कर्व भी आप समझ रहे होंगे अभी। हाँ अभी तो मुझे वो भी करना था, सॉरी। 3/2 और ये हो गया 3, और रेडियस कितनी होगी बेटा, रेडियस हो जाएगी हमारे पास हाफ।
तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगी। एक और भी मेथड है कि भाई आप चाहो तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू ले आओ, यहाँ से साइन की, और पुट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तब भी x और y का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर, क्लियर है। अच्छा, कर्व कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सर्कल। वो तो अंडरस्टूड था, वो तो होता ही होता है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ना है इसलिए। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों आपको, जैसे ना अगर जो आपके सामने ये आ जाए, इसको क्या करोगे फिर आप? मान लो मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 कॉस थीटा, और आपसे कहूं ये कौन सा कर्व है, तो आप क्या करोगे? हमने एक्चुअली अभी अभी कहा था x के डिस्क्रिप्शन में cos होना चाहिए, y के डिस्क्रिप्शन में sin होना चाहिए। इस चेंज से आप कैसे निपटोगे? सर वो आइडेंटिटी होती है ना, वाली मान लो वहाँ पे वो कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यहाँ पे वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली। अगर कॉस कॉस की वैल्यू आ जाएगी उससे। मतलब पहले वाले से आप साइन की वैल्यू ले आओगे ना? यस सर, तो वैसे उसी से निकाल लेंगे दोनों वैल्यू। अच्छा, लेकिन मतलब ये सर्किल है ना पक्का? ये बात तो तय है? ये तो सर्कल होगा। अच्छा, चलिए वो ठीक है। और दूसरा मैं ये आपको बता दूं, मेरा क्वेश्चन जो है वो ये भी था कि मैं इस साइन का कैसे ट्रीटमेंट करूंगा। कोई मुझसे पूछने लगे कि भाई ये तो सही इक्वेशन ही नहीं है सर्किल की, क्योंकि यहाँ तो साइन नहीं होता था, कॉस होता था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग 3 और कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा, और y इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3, और इसको हम लोग साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो अभी देखो कि जो हमें चाहिए था वो भी आ गया, और बाकी आपकी बात ठीक ही है। यदि हमसे सिर्फ इक्वेशन पूछा जाता तो डजंट मैटर, हम लोग बड़े आराम से x माइनस 5/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, y प्लस 7/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ले आते। ठीक है, यस सर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें चीजें देखनी है। तो मैं समझता हूं बेटा चारों फॉर्म अब सभी बच्चों को क्लियर है, और अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो अब सभी के लिए न्यू थिंग्स हैं। उसमें हम एक तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल पढ़ेंगे, पहला वही पढ़ना है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। देखिए किस तरह से, जैसे बेटा एक सर्किल के विद रिस्पेक्ट 3 पोजीशंस हो सकती हैं। जैसे एक पॉइंट यहां पर हो सकता है, बेटा 1 मिनट के लिए गैप ले रहा हूं जरा मैं, 1 मिनट के लिए बस। हेलो, यस सर। हाँ यस बेटा, सर। मैं वापस आ गया। देखिए, जैसे एक तो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल हो सकता है, एक हमारे पास ऑन सर्किल हो सकता है, मान लीजिए जैसे क्यू की लोकेशन आप देख रहे हो, या एक इनसाइड द सर्किल हो सकता है। तो यदि हम लोग सर्किल को एस से लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक टर्म होती है जैसे एस पी या एस क्यू या एस आर, ये सब क्या है? ये होते हैं पावर ऑफ पॉइंट। मैं आगे से इसी नाम का यूज करूंगा, पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट ऑफ सर्किल
with respect to P, Q and R respectively. तो पावर ऑफ पॉइंट जो है वो क्या है? इफ. अब इफ नहीं लगाना हमें, सॉरी, यहां पर ये इफ हटा देते हैं हम लोग. बेटा इसमें ना जो एसपी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. P lies outside. SQ जो होगा वो 0 होगा. Q lies on the circle. और SR जो होगा वो नेगेटिव होगा. R lies inside of circle. मतलब कुल मिला के बात यह है कि यदि एक पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्किल है तो उसका पावर ऑफ पॉइंट, देखो मैं उसी नाम का यूज कर रहा हूं, उसका पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव होगा. यदि कोई 0 है तो वो ऑन द सर्किल होगा. तीसरा, यदि वो इनसाइड लाई करता है तो वो. अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आ जाए. देखो एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो सकता है इस पर बेस्ड. जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सर्किल है x² + y² = 5 और एक पॉइंट है 2,2 और बताइए कि भाई ये पॉइंट इसके अगेंस्ट कहां पर है. तो आप क्या करोगे? फटाक से एसपी लेके आओगे. एसपी लाने का मतलब है x को प्लेस करोगे 2 से, y को भी 2 से प्लेस करोगे -5 और वो आपसे कहेंगे 4 and 4 8 3. ये पॉजिटिव है. इट डजंट मैटर कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बट वी ऑब्जर्व ओनली अबाउट द साइन. तो डिक्लेयर कर दोगे p लाइज आउटसाइड. लेकिन बेटा ये एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया. अब कंपटीशन में वो लोग क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं कि आपको एक सर्किल दे देंगे. किस तरह से दे सकते हैं? जैसे x² + y² λ² x λ y और +3 = 0. और हमसे ये कहा जाएगा कि एक पॉइंट है जो कि मान लीजिए 3, बल्कि 3 नहीं 1, यहाँ 1 लिख देता हूँ, 1, -4 और बोल दिया कि P lies inside of circle. Find set of values of lambda. Find set of values. सर वो y² के बाद λ² x है. y², हाँ बेटा वो λ² है और x है यहाँ पर. x² + y² + λ² x + λ y + 3 = 0. और ये जो पॉइंट है ये 1, -4. P lies inside of circle. ये हमें गिवन है और हमें कहा गया है फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा. एंड वी नो इट वेल कि भाई जब हम इसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं तो SP मस्ट बी नेगेटिव. इट इज नोन टू अस. है कि नहीं बात? भाई हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा इसको, तो रख देते हैं. जैसे मैंने क्यों नेगेटिव रखना पड़ेगा? क्योंकि देखो साफ लिखा है मैंने, जो इनसाइड ऑफ द सर्किल होता है वो उस पर पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव आना चाहिए. तो मैं यहाँ रखता हूँ. अब यहाँ रखा मैंने 1 + 16 + 1 I mean λ² -4 λ + 3 << 0. अब हमें लेस देन, क्योंकि x y खत्म हो चुके हैं. अब यहाँ पर λ² -4 λ और +20 << 0. तो λ² -4 λ +20 << 0. अब यहाँ हम थोड़ा सा फंस गए. आप बताओ इसके तो रूट ही नहीं आ रहे. यस सर, रूट तो आएंगे नहीं इसके, है ना. लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसके रूट लेके आऊं. तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन. कोई बात नहीं. चेंज तो हमें करना पड़ेगा. यहाँ इसे हटाओ, यहाँ इसे हटाओ, यहाँ इसे हटा देते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं बेटा -29. तो यहाँ भी -29. यहाँ -12 आएगा ना. यस सर. तो हमने चेंज कर लिया थोड़ा सा क्वेश्चन. कोई बात नहीं. अब आप एक काम करिए,
लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा। अब देखो एग्जामिनर की मंशा क्या है, एग्जामिनर को देखा भाई उन्होंने कंसेप्ट आपने कहां से उठाया, सर्किल से उठाया। सिर्फ सर्किल का रोल कितना है, सर्किल का रोल यहां तक है कि मैंने पॉइंट रखा और एस आर को लेस देन 0 रख दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, और उसको अलग से तो क्वेश्चन बनाने के लिए रूम मिल नहीं रहा, इतने क्वेश्चन नहीं, इतने चैप्टर हैं, इतने पूछे नहीं जाते, तो उन्होंने दोनों क्वेश्चन क्लब कर दिए। अब ये सर्किल का आपने यहां तक उठाया, एस पी लेस देन 0, बाकी का काम इनइक्वालिटी पर छोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखिए इनइक्वालिटी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल लेवल की है, साइन स्कीम मेथड आप सब बच्चों को आता होगा। हम लोग फैक्टर तो बहुत जल्दी से कर ही पाते हैं, कोई बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं भाई। 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट होकर 4 आए, इस पर हम लोग टाइम खर्च नहीं करेंगे। अब हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारे पास इस तरह की इनइक्वालिटी बनती है उसके जीरोज लाते हैं बेटा, और इन जीरोज को जैसे मान लो उन्होंने यदि हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है लैम्डा के रिगार्डिंग, तो लैम्डा जो होगा वो आर को बिलोंग करेगा, और नंबर लाइन जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब कंप्लीट आर हमने ले लिए। अब ये दोनों जीरोज मेरे को बताओ आप, जो नंबर लाइन पर पहले आएगा पहले उसे रखते हैं। हाँ क्या बता रहे थे बेटा, एक तो माइनस 6 और -2 आ जाएंगे और एक 6 आ जाएंगे, एकदम सही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 पार्टीशन हो गए, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 6 और 6 से इन्फिनिटी। इन तीनों पार्टीशंस में से एक एक वैल्यू आप अपने लिए सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी बाय डिफॉल्ट, उसको हम लैम्डा के अगेंस्ट रखेंगे, प्रोडक्ट का साइन चेक करेंगे और उस साइन को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 रख दिया मैंने, तो 7 माइनस समथिंग पॉजिटिव, मैं +1 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव। 7 + 2 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो 6 ऑनवर्ड सभी वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। ऐसे करके बेटा, मैंने एक बार भी नहीं कहा ये 1 है कि ये 9 आएगा 7 रखने पे, नहीं, हमें केवल साइन चाहिए। बेटा -2 और 6 के बीच में कोई वैल्यू सजेस्ट करो, जैसे 5 ले लेता हूं, 5 - 6 नेगेटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया। फिर -2 से लेस कर लो, जैसे -3, -3 रखोगे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव होता है, ऐसे करके। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जब -इन्फिनिटी से -2 और 6 से इन्फिनिटी ली जाएंगी तो उनके लिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, बट वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव वैल्यूज, आई मीन नेगेटिव प्रोडक्ट वैल्यू। तो क्या कहते हैं आप लोग, लैम्डा किसको बिलोंग करना चाहिए? -2 से 6, नेगेटिव इंटरवल को, है ना? हाँ बताओ क्या कह रहे थे, रिपीट करें। जैसे ये आ रहा है, एक में सेम आ रहा है। अच्छा अच्छा, -2 से 6 आ रहा है आपका भी, है ना? यस सर। तो अब मान लो एग्जामिनर को यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स बनाना है इस क्वेश्चन को, तो वो और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लैम्डा है वो एल्जेब्रिकल टर्म ना देके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे दें आपको, कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पहुंच सकती है ना? तो वो आपको ध्यान से देखना है बेटा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ बच्चों सभी। यस सर। किसी को भी कोई मुश्किल हो तो मुझे जरूर पूछेंगे बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। एक और देख लो आप इसे अच्छे से, सॉल्यूशन को देख लो, और कोई भी प्रॉब्लम है मुझे पूछो बेटा। कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं रखना है, पूछना है। अब आप ना 11th वाले फेज से यूं समझो कि आप बस 12th में मानो अपने आप को, कुछ ही दिनों की बात बाकी है। क्यों, क्या कहते हो? यस सर। तो इसलिए अब पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका सब बदल जाएगा। अब मतलब धीरे 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 जो चीजें हैं वो सिंसियरिटी, सीरियसनेस में बदलती जाएंगी, और आगे भी यही रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं, और यहां पर मैं कुछ आपको पॉइंट से रिलेटेड ही समझाना चाहूंगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point
फ्रॉम अ सर्किल, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्किल। बेटा जैसे मान लीजिए एक सर्किल है। अच्छा हाँ, मुझे एक बात तो बतानी थी आप लोगों को। जैसे सर्किल हम लोग जनरल सर्किल ज्यादा पढ़ेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये सर्किल हम ज्यादा पढ़ेंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑथर हैं वो इस तरह से एग्जाम में लिख देते हैं, जैसे एस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पता है वो उसको कहेंगे एक सर्किल है। आप कहोगे सर्किल तो लग ही नहीं रहा देखने में, ये वाली टर्म तो है ही नहीं। तो ध्यान रखें, कई बार सर्किल को शॉर्ट में इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। यदि एक लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है तो बिना किसी अल्ट्रेशन के, मेरे शब्द फिर से सुन लीजिए, बिना किसी अल्ट्रेशन के मुझे इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करना है। 2x 3, चलो यहां लिख देता हूं, कोई अल्ट्रेशन नहीं करना। इवन यदि मुझे कोई कहे कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन है -2x -2y -1 इज इक्वल टू 0, आपको यार ये माइनस क्यों लगा रखे हैं तीनों में, इससे अच्छा है कि हम माइनस की मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये अकेले नहीं है बेटा, इसके साथ कौन भी है, बताओ मुझे, बोल के बताओ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकता किस मल्टीप्लिकेशन से। तो एक तो ये आप फॉर्मेट अच्छे से याद रखें। दूसरा वो लोग कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं, एस ऑफ सी कॉमा आर इज इक्वल टू 0, ऐसे करके। मतलब और डिटेल में बता दूं, जैसे एस 3,4 सर कॉमा, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन सभी के लिए अच्छा फ्रीज हो रही है। यस सर। यस सर। एक मिनट बेटा, मैं कनेक्शन चेक करता हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग करके दोबारा प्रेजेंट करके दो। बेटा आप देखना। ये सर अब दिख रही है। अच्छा अच्छा, तो देखो कहाँ पर गैप था, हमने कौन सी चीजें नहीं देख पाए थे। जैसे कोई भी अल्ट्रेशन हमें नहीं करनी और उसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करना है। ये बात आप सभी बच्चे समझ गए। यस सर। उसके बाद Yes, एक sir. नोटेशन, हाँ एक डिनोनेशन ये होती है कि वो एस ऑफ सी कॉमा आर करके लिख देते हैं बेटा। अब देखो जैसे ये एस ऑफ 3,4 कॉमा 3 इज इक्वल टू 0, तो पता है हमें इसको एक कैसा सर्कल समझना होगा कि whose सेंटर इज एट 3 4 एंड रेडियस इज 3, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब मैं फटाक से यहाँ पे क्या करूंगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, Yes, ऐसे sir. करके ऐसे करके समझा करेंगे। तो ये नोटेशंस अच्छे से समझनी होंगी। बात कर रहे थे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्किल। देखिए जैसे एक पॉइंट आप यहां पर ले लीजिए, ये अब सर्किल से डिस्टेंस का मतलब, सर्किल तो ये सारा ही है, ये सरकमफेरेंस पर सिचुएटेड सारे बिंदु, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सब सर्किल के अंदर ही आते हैं, आई मीन सर्किल पर ही आते हैं। तो सर्किल से डिस्टेंस का मीनिंग उनका सर्किल के किसी पॉइंट से डिस्टेंस होता है। तो यदि हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो भी पॉइंट फारदेस्ट होगा उससे डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। और वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है कि मैं यहां पर एक पॉइंट, मैं एक लाइन बनाऊं जो सर्किल के सेंटर से पास करे। और ये जो डायमीटर, क्योंकि डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट होगा वो इससे फारदेस्ट होगा। आप बताइए मुझे, पी और ए के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं, आप क्या कहते हैं? सर क्या बताओ बेटा। बोला आपने अभी? हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपने अभी क्या बोला? मैंने कहा था बेटा
कि P और A के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ये बात आप वेरीफाई करते हैं? यस सर। क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जो होगा वो P से यस फारदेस्ट सर। है ना? अच्छा, और यही हमें मिनिमम डिस्टेंस भी मिल जाएगी एक्चुअली। यदि मुझे फिगर में कहे कोई भी समझने के लिए, तो मैं इजीली इसको डिक्टेट कर सकता हूं यहां पर कि भाई पी ए इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्किल एंड पी बी इज minimum distance of point from circle। बताओ बेटा, क्लियर है ना आप सबको बात? अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मेरे को एक सर्किल दे रखा हो और एक पॉइंट दे रखा हो, तो मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूं? मैं समझता हूं आप बड़े आराम से मुझे फिगर से देखकर यहां वेरीफाई कर लोगे कि पी ए को मैं ऐसा ना करूं बेटा, दो स्टेजेस में लाऊं। मतलब मैं पी ओ प्लस रेडियस करना बेटर समझता हूं, और यदि पी बी की बात की जाए तो मैं पी ओ से फिर से रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना ठीक समझता हूं। बताइए, फॉर्मूला तो आराम से बन गया। यस सर। हाँ, है ना? किसी भी पॉइंट की मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए पहले मुझे उसकी उसके सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस लानी चाहिए, रेडियस के साथ ऐड कर दो, उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनेगी। और यदि मुझे मिनिमम लानी है तो उसी सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस में से आप उसके रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, सभी बच्चे बाकी बताइए, सबको ठीक से समझ में आ गया ये यस सर। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस? चलिए, तो अब हमें लोकेशन भी क्लियर हो जाती है एक पॉइंट की, उसकी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हो जाती है। बट आपने एक बात नहीं पूछी मुझसे, जो मैं सोच रहा था कि बच्चे पूछेंगे। मैंने PO माइनस R क्यों किया? मतलब R तो किया, वो तो ठीक है, लेकिन उस पर मॉड क्यों लगाया? ये बताओ जरा, ये कौन बच्चा बताएगा? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा ना। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, जो फिगर मैंने आपके सामने बनाई है उसमें PO जो है उसमें से R सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव कैसे आ सकता है? सर पीओ सर्कल के अंदर भी तो हो सकता है। बहुत बढ़िया बात, ये बात इसे ही मैं यस चाहता था सर। सुनना। जरूरी नहीं है पॉइंट सर्किल के आउटसाइड हो, ये सर्किल के इनसाइड भी हो सकता है। तब उस समय पर PO R से छोटा आएगा, इसलिए हमने इस डिफरेंस को मॉड में रखा है। बहुत अच्छा, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस हमें क्लियर हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहे हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर तो सर्किल। हमें जो ऐसे डिस्टेंस होगा जिसमें हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा आर का, वो हमें डायरेक्टली देंगे क्वेश्चन में? हाँ, हमें सर्किल की इक्वेशन मिलेगी बेटा, और एक पॉइंट मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा स्कोप ये है कि वो ना इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहुंचा सकते हैं बस, कि भाई एक वेरिएबल ले लिया, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। इस पे आप अभी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन समझ लो, और वो मैंने लिया नहीं है अभी, वो तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे डिस्टेंस के थ्रू। इसमें एओडी का स्कोप आ जाता है, वो हम जब लास्ट राउंड में रिवीजन करते हैं ना, उसमें सारी चीजें फिर क्लब करते हैं। जैसे अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, तो मैं एओडी का क्वेश्चन इसमें नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आपको एओडी में, क्योंकि अब सब मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा रखा है क्या नहीं, जब मैं एओडी पढ़ाऊंगा तो ये डिस्टेंस का क्वेश्चन वहां पे लगा दूंगा जिससे दोनों रिवाइज हो जाएंगे। बाकी अगर जो मैं आपको इस सिंपल एक सर्किल दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल लिख दिया आपके लिए कि भाई x² प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1, और एक पॉइंट लिख दिया 7,8, और इसका पूछ लिया मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो, तो ये तो आप बता दोगे। बताना क्या होगा, चलो बता ही देते हैं इसको। मैक्सिमम डिस्टेंस 7,8 का डिस्टेंस किससे लाओगे? सेंटर से। हाँ, 0,3 है और रेडियस 1 है, तो ये आ जाएगा PO और प्लस R।
जो कि कितना आना चाहिए बेटा, 49 प्लस 25 और प्लस 1, 74 स्क्वायर रूट प्लस 1, है ना, ऐसे करके। तो ये है बेटा इसमें। यस सर। गुड। अब देखिए आप, लोकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। आप यहां देखिए बहुत ध्यान से कि एक सर्किल के विद रिस्पेक्ट भी स्ट्रेट लाइन की ना कई सारी पोजीशन हो सकती हैं। जैसे आप देखो, एक सर्किल को लाइन टच करके भी जा सकती है, ये विदाउट कांटेक्ट भी हो सकती है, और सीकेंट भी हो सकती है। भाई तीन ही तो पोजीशन पॉसिबल है, या और कुछ बताना। सर हम्म सर 3 ही होंगे शायद। हम्म। मान लीजिए मेरे पास सर्किल, अब मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा, है ना, आप समझ गए क्या है ये? यस सर। सेंटर ऑफ एक रेडियस। सर्किल है जिसका सेंटर सी पर है, और रेडियस कितनी बेटा, आर। रेडियस आर। वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, हम सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर जो वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली रेडियस के बराबर है, तो मैं समझता हूं आप लाइन को क्या डिक्लेयर करोगे, टेंजेंट। यस सर। क्योंकि आपने 10th में भी एक थ्योरम पढ़ी होती है कि कांटेक्ट पॉइंट ऑफ सर्किल एंड अ लाइन, यदि हम लोग सेंटर से उसको मिलाएं तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड इट इज इक्वल इन लेंथ ऑफ, आई मीन इट इज इक्वल टू द रेडियस इन लेंथ। याद आया बेटा ये स्टेटमेंट? ये सर बहुत लंबी सी थी 10th में। हाँ, बड़ी सी थ्योरम थी ये वाली। और ये पूछी भी कम जाती है वैसे, स्टेटमेंट ही याद कराते हैं ज्यादातर इसका, क्योंकि वो अब काम आता है जब ज्यादा यूज भी नहीं है इसका। अच्छा, अगर जो परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा रेडियस से बड़ी हो जाए तो आप जरा बताना वो कहां पर है, क्या कहोगे? देखो ये रहा, सी से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अगर जो वो बड़ी हो जाए रेडियस से तो समझो फिर लाइन तो बाहर है ना, यस सर। नॉट इन कांटेक्ट हो गया। और यदि वो सीकेंट है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से छोटा होगा, तो वो सीकेंट डिक्लेयर होगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं इस बात को, जैसे एल मैंने एक लाइन लिखी, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, स्मॉल p is the length of perpendicular drawn from center of circle to the line if नंबर 1, ये जो p है इज इक्वल टू r है, लाइन बी द टेंजेंट, लाइन बी द टेंजेंट। सेकंड, यदि ये p ग्रेटर देन r है, line is not in contact, not in contact of circle। और तीसरे नंबर पर यदि p लेस देन r है तो लाइन इज secant ऑफ सर्किल। ये है बेटा। बताओ फिगर से ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? मेन काम क्या रहा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाना है। बोलो सभी बच्चे। बेटा नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। कंफ्यूजन है सर ये वाला। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अच्छा देखो, एक लाइन है और एक सर्किल है। लाइन ये रही L,
सर्किल ये रहा जिसका सेंटर सी पर है और रेडियस आर पर है। वो कहता है कि लाइन को सर्किल के विद रिस्पेक्ट लोकेट करो। लोकेट करने से मतलब है कि वो सर्किल को टच करती है, बाहर से निकल जाती है टच करे बिना, या फिर उसको कट करती है। फिगर से हमें बिल्कुल एकदम क्लियर है कि इसके अलग और फोर्थ पोजीशन नहीं हो सकती है ना। वो तो आप भी शायद वेरीफाई कर रहे होंगे सभी बच्चे। यस सर। अब मैं इसको एग्जैक्टली लोकेट कैसे करूं, मेरे पास टूल क्या है इसके लिए। तो मैंने एक अच्छी यहाँ पर टर्म सोची कि मैं एक काम करता हूं, सेंटर ऑफ सर्किल से आपका सेंटर ऑफ सर्किल से उस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ ले आता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, ये वाला ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आ गया आपको? लेंथ Yes, ऑफ sir. परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो Yes, इसको sir. अप्लाई करके ना हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की कंपैरिजन हमें रेडियस ऑफ सर्किल से करनी है बेटा। ओके सर, आ गया। है ना, अब आ गया होगा देखो। तो Yes, अब sir. इसमें यदि वो एग्जैक्टली इक्वल टू रेडियस है तो वो टेंजेंट बन जाएगी, ग्रेटर देन रेडियस है तो बाहर चली जाएगी लाइन और विदाउट कांटेक्ट रहेगी, और लेस देन सर्किल है, लेस देन रेडियस है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूं इसमें कि एक सर्किल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइंड द कंडीशन दैट a line y equal mx plus c beats tangent। तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम लोग बड़े आराम से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो, सेंटर बताना बेटा 0 0, रेडियस a, लाइन को मैं ऐसे लिख लेता हूं mx माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो p लेके आओ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट है ये इसमें प्लेस करो, m इंटू 0 माइनस 0 प्लस c इनसाइड द मॉडुलस डिवाइडेड बाय x कोफिशिएंट m स्क्वायर, y कोफिशिएंट 1 स्क्वायर। अब ये क्योंकि टेंजेंट के बारे में कह रहे हैं तो मैं इसको एग्जैक्टली किसके इक्वल रखूंगा, रेडियस। और रेडियस किसके इक्वल है बेटा? ए के इक्वल है। अब मॉड के अंदर बचा सिर्फ c और इज इक्वल्स टू a ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसी को मैं यदि स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर m स्क्वायर, या यूं कहो कि c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। बताओ कोई मुश्किल काम है आप सबके लिए? नो सर। कर लोगे ना आराम से। तो लोकेट करना इजी है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बोले बेटा। क्लियर सर। तो हम नेक्स्ट शीट पे मूव कर जाए। अब हम इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। देखो यहां पर हम लोग टेंजेंट शुरू कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में कॉर्ड, म्यूचुअल पोजीशन, काफी सारे सब टॉपिक हैं। अभी हम एक एक करके इनको खत्म करेंगे। देखो टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट से क्वेश्चन 95% आप मान लीजिए, बल्कि और 96 कर लीजिए, आएगा ही आएगा, चाहे वो एलिप्स की आए चाहे पैराबोला की आए। और मतलब 3 क्वेश्चन भाई जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं उसमें से टेंजेंट के एक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, 2 भी हो जाते हैं कई बार। तो टेंजेंट हमें एक पैटर्न के तौर पे पढ़नी है। मैं आपसे ये चाहूंगा कि जैसे मान लो मैं सर्किल की एक हिराकी लिखवाऊंगा टेंजेंट्स के टाइप की,
वैसे ही बाकी के कॉनिक सेक्शन में भी होगी बेटा। तो हम जो चीजें यहाँ यूज करेंगे वो चीजें आगे भी यूज करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से कैरी करें आप लोग। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहली फॉर्म आपको जो पढ़ाऊंगा वो है पॉइंट फॉर्म। अब जैसे पॉइंट फॉर्म पढ़ाऊंगा तो ये समझो कि मेरे सर्किल में मैं लिख पाऊंगा वही पैराबोला में काम आएगा, वही इलिप्स में भी, वही हाइपरबोला में भी। कैसे आएगा वो मैं आपको टाइम पर बताता रहूंगा। पहले पॉइंट फॉर्म हम इसे क्यों कहते हैं? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल at a point on it। मतलब हम इसे पॉइंट फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सर्किल पर सिचुएटेड एक पॉइंट है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लाना चाहते हैं। ये सर्किल होगा, यहाँ पर एक पॉइंट रहा होगा बेटा, मान लो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन लाना चाहता हूँ। इसका एक मेथड आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या मेथड है वो मैं समझा दूंगा आपको। बेटा ये एक कॉमन थॉट है जिसे आप सभी कॉनिक सेक्शंस में यूज करेंगे, आने वाले तीनों कॉनिक सेक्शंस में भी यूज करेंगे। क्या थॉट है वो समझिए। कोई भी कर्व है, कोई भी कॉनिक सेक्शन है, बहुत ही ध्यान से सुनते रहेंगे सभी बच्चे, और उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन कुछ भी है, f ऑफ x y, 0, अब वो चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, तो इन ऑर्डर टू राइट tangent we use following transformations। कौन कौन से? कि यदि x स्क्वायर है तो उसको x1 में चेंज करेंगे। पॉइंट आर अंडर कंसिडरेशन x1, y1 at where we want to find equation of tangent to the curve। y square should be replaced by y1। कहां से आए अभी नहीं बता पाऊंगा। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 ओवर 2, और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 ओवर 2, और xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 ओवर 2। पलक दे दे, चाय बनाएगी। हेलो बेटा। यस सर सर क्लियर है। तो ये मैंने आपको समझाया कि where you see x square you will replace it by x1 in order to write equation of tangent। y स्क्वायर को ऐसे, x को ऐसे, y को ऐसे, xy को ऐसे। अब ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आज आपको लिखवा दी इस सीट पर, इनको हम आगे रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला यहाँ पर कहूं कि भाई एक सर्किल मैंने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक पॉइंट है x1, y1, राइट टेंजेंट, या यूं कहिए चलिए टेंजेंट। बेटा टेंजेंट इसकी कैसे लिखी जाएगी? डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। यू सी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x1 प्लस y y2 y1 और इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखो कितना सिंपल, इससे सिंपल कुछ मिलेगा? ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। अब मान लो मैं और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लूं, क्योंकि एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें अच्छा रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मान लीजिए 10, और राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट 1, 3। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उस पॉइंट के बारे में चेक करो वेदर इट लाइज ऑन द सर्किल और नॉट। तो ये काम मुझे आप कंप्लीट करके बताओ बेटा। 1, 3 क्या इस सर्किल पर है? ये तो लाई कर रहे हैं। एकदम ठीक। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बेटा एक्स
स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज करते हैं, x x1 में, y स्क्वायर को y y1 में, और ये 10। एक्चुअली x1 y1 है कौन, ये x1 है और ये y1 है। तो ये हो गया x इंटू 1, ये हो गया y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10। फाइनली x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपकी बिना किसी प्रॉब्लम के। कितनी जल्दी से आ गई देखो। यदि मैं यही एग्जाम्पल आपसे कहता कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0, तो भाई बहुत आराम से हम लोग समझ सकते हैं। पहले ये बताओ क्या ये पॉइंट है उधर, बिल्कुल है। यस सर। तो जरा ट्रांसफॉर्मेशन लिखवा दो पहले, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन में बदला, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में, यहाँ एक्स प्लस एक्स वन ओवर 2, फिर माइनस वाई प्लस वाई वन ओवर 2 और इज इक्वल टू 0। अब जस्ट मुझे ये प्लेस करने हैं। देखो x इंटू 0, वाई इंटू 0, एक्स प्लस 0 ओवर 2 माइनस वाई प्लस 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। मैं समझता हूं आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि इट इज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यस सर। मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की है बेटा और x0 y0 को हटा दिया है। तो अब मैं आपको कोई भी सर्किल की इक्वेशन दूं और उस पर एक पॉइंट दे दूं तो आप उसकी टेंजेंट लिख पाएंगे ना? यस सर। एक बेटा मैं इनसेट में यहाँ पर एक बात और लिखना चाहूंगा। जैसे हमने एक्स स्क्वायर को बोला कि आप इसे एक्स एक्स वन बोल दीजिए व्हेन यू वांट टू राइट इट्स टेंजेंट, लेकिन अगर जो मेरे पास सम शिफ्टिंग इज देयर एक्स माइनस एच स्क्वायर, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे एक्स माइनस एच और एक्स डैश माइनस एच, मतलब यूं समझो कि जैसे x को x माइनस एच कहा गया है वैसे ही आप इधर भी सेम चेंज कर देंगे। देखो आप देखिए भाई, जहां ये x x1 होता तो x माइनस एच इंटू एक्स डैश माइनस एच, एक हमने स्क्वायर हटाया और दूसरा जो टर्म इंट्रोड्यूस किया उसमें x को x डैश रख दिया। आप कहोगे क्या यही मतलब इफ वी हैव ओनली अ सिंगल मेथड? नहीं, आप इसको यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, और अब वापस वही कर लो जो यहाँ पर मैंने राइट साइड में लिखाया हुआ है, राइट लोअर साइड में। अब एक्स स्क्वायर को एक्स x1 कर दूंगा, एच स्क्वायर एज इट इज रहेगा और x को x प्लस x1 ओवर 2, बट मैं समझता हूँ आप इसको प्रीफर करोगे, है ना? यस सर। तो समझ में आ गया बेटा अच्छे से? कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे, वेरी गुड। चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा दूसरी फॉर्मेट में ले जाते हैं और जिसका नाम हम लोग लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो मान लीजिए, मतलब अब इसमें चेंज क्या आने वाला है मैं आपको ये दिखा दूं। जैसे सर्किल, ये पॉइंट फॉर्म का ही एक फॉर्मेट होता है। जैसे सर्किल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका बेटा पी थीटा जल्दी से कौन बताएंगे आप मुझे बताइए। जैसे पी थीटा का मतलब है कि भाई पैरामीट्रिक फॉर्म वाले जो कोऑर्डिनेट होते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, अभी हमने लिखे थे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, याद आ गया बेटा? यस ए सर। कॉस थीटा ए साइन थीटा। मैंने आपको बताया ना, हमेशा आप एक काम करो, जब भी स्क्वायर इस तरह से रखे हो बस उसमें आप ए को मतलब राइट साइड में 1 बना के और कॉस और साइन से रिप्लेस कर लो। बस ये ध्यान रखना एक्स को कॉस से करना, वाई को साइन से करना। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक पॉइंट है। अब मुझसे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के दिखा दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमें तो यही समझाया गया है कि यदि हमें एक पॉइंट दे रखा हो तो हम एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे x इंटू ए कॉस थीटा, y इंटू ए साइन थीटा और इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
ए का यदि मैं डिवीजन कर दूं तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। नया कुछ नहीं है इसमें, देखा जाए तो हम अच्छे से समझते हैं कि भाई ये बेसिक सर्किल है और उस सर्किल के लिए हमने ये बना लिया। अब ये ध्यान रखना बेटा, अगर जो सर्किल मेरे पास, देखो ये जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, ये आगे तक हाइपरबोला जब तक खत्म नहीं हो जाएगा जब तक काम करेगा। यदि मेरे पास सर्किल शिफ्टेड है ऐसे करके, तो मैं इसके रिगार्डिंग जो टेंजेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, आप जरा चेंज देखिए। जो बेसिक सर्किल था उसमें x पर स्क्वायर है, यहाँ x माइनस एच पर स्क्वायर है, तो इसकी जो कंसर्निंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, you will make same changes. What the changes you have in the equation from basic, same change you will make in the concerning equation, any kind of equation. जैसे I hope well कि आप समझ पा रहे होंगे, x को आप पता है क्या लिखेंगे, x माइनस एच कॉस थीटा, y को क्या लिखेंगे, y माइनस के साइन थीटा इज इक्वल्स टू a। एंड आई थिंक आपको याद भी आ रहा होगा, इसका जो कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए था वो h प्लस ए कॉस थीटा और k प्लस ए साइन थीटा। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। यस सर। फिर आप कहोगे कि भाई सर्किल अगर जो ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, अब आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि भाई चेंजिंग से मत डरो कुछ भी, और चेंजिंग ना फटाफट अप्लाई करो। अब तुम ये देखो कि वहां सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता था, मतलब h की वैल्यू माइनस जी हो जाती थी, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बड़े आराम से आई प्लस एफ साइन थीटा और इज इक्वल टू ए। ए हमें ए वाली फॉर्म में नहीं होता था, वहां किस फॉर्म में होता था, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। आप कहोगे पॉइंट कैसे लिखेंगे, वो भी हमें आते हैं लिखने। एच की जगह पर माइनस जी था, आपको रिकॉल हो रहा होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर सी कॉस थीटा, उसके बाद में माइनस एफ प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या कहते हो बच्चों, समझ में आती हैं चीजें वाली? यस सर। पढ़ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। थोड़ा सा मैं जल्दी तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोर्स भी दिख रहा है थोड़ा सा, कोर्स काफी है आपका और आप 12th में आने को तैयार बैठे हो, लेकिन कोर्स अभी बहुत बाकी है। सर बहुत लंबा है तो कौन सेक्शन। हाँ एक्चुअली क्या है कि ये बस क्या बताएं, अब थोड़ी आपकी क्लासेस इसने पढ़ाई गई हैं, बट संडे यार 2 बच्चे आए थे, मैं तो देख के हैरान रह गया कहाँ गए बच्चे, वो कम्युनिकेशन गैप हुआ है। साइकिल से साइकिल में सर हो नहीं पाया साइकिल में क्लास तक। लेकिन अब संडे को भी है बेटा क्लास, ध्यान रखना आगे। ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ 10 o'clock संडे फिक्स रखेंगे, ये सर पड़ेगा कल ना। लगेगी, कल रहेगी सर टेस्ट की वजह से। हाँ लेकिन उसको पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी समझ में ना आए ना बात तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। अच्छा बेटा अब ये बताओ, ये जो मैंने अभी तीनों चीजें लिखवाई हैं ये सबको क्लियर है सब बच्चों को? चाहो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग है कि व्हेन वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इन इट्स पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किए थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे करके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देते हैं। तो जो मैंने अभी फॉर्म x1 y1 के फॉर्मेट में पॉइंट फॉर्म के नाम से पढ़ी थी, ये वही फॉर्म निकली फिर तो। बस मुझे काम कितना करना हुआ, x1 की जगह a cos थीटा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो हम श्योर है अभी बताते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, write equation of tangent at theta is equals to pi by 3। अब बस उन्होंने इतना दे दिया, हमें इशारा मिल गया कि भाई उन्होंने कहा है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। दैट मीन्स अब हमें पैरामीट्रिक फॉर्मेट यूज करना है। एक मैं आपसे अर्ज जरूर करूंगा कि आप ना बेसिक इक्वेशन का टेंजेंट जरूर याद करें, अल्ट्रेशन आप कर सकते हैं, फिर उसमें जैसी शिफ्टिंग होगी वैसा काम कर सकते हैं।
जैसे ये आप मेमोरी में जरूर रखें, y sin थीटा इज इक्वल टू a, और p थीटा को रखें कि वो a cos थीटा और a sin थीटा होता है। ये आपको जरूर मेमोरी में रखना पड़ेगा। जैसी अल्ट्रेशन हो, जैसा सर्किल हो, वैसा आप इसे चेंज कर लीजिए। आपको मैंने चेंज समझाया अभी अभी, शिफ्टिंग समझाई, लेकिन ये तो चलो मैंने बेसिक ही दिया है। तो क्या लिखूं बेटा? टेंजेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं x cos थीटा। कोई चेंज नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं है, आप देख रहे होगे बेसिक है, 0 0 सेंटर और रेडियस। फिर y sin थीटा और इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा? 25, कुछ और? सर 5। बहुत अच्छा, आप अच्छे से सुन रहे हैं। तो ये हो गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, और a हमारे पास 5 है। वेरी गुड। अभी कुछ और बाकी है, थीटा रखना है, तो थीटा भी हम लोग रख ही देते हैं। x cos पाई बाई 3 y sin पाई बाई 3 इज इक्वल टू 5, और अब कोई खास बात नहीं बची इसमें, और मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूंगा x प्लस अंडर 3y इज इक्वल टू 15, ओह सॉरी 10। ये आएगा बेटा, बताना क्या किया होगा, वैल्यूज तो रखी होंगी बस, अंडर 3y 1/2 का मल्टीप्लाई। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता दो यार मुझे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाऊं? देखो वो भी लिखे हैं आपके सामने रे, a cos थीटा, तो ये 5 cos पाई बाई 3 और फिर 5 sin पाई बाई 3। तो ये जो p पाई बाई 3 आए मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसे मैं कह रहा हूं बार बार, वो 5/2 5 अंडर 3/2 ऐसे करके। आप एक बारी चाहो तो इसे रख के भी देख सकते हो कि भाई ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा होगा। क्या कहते हो बेटा, समझ में आई बात? यस सर, क्लियर। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं अगर जो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ऐसे कर दूं लाइक x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, और राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle at theta is equals to pi by 2, तो नॉट अ बिग डील। आपको मैंने फिर कह रहा हूं कि ये जरूर याद करना पड़ेगा, x cos थीटा y sin थीटा a, लेकिन फॉर दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन आप तुरंत एकदम अलर्ट हो जाओ कि भाई देयर इज सम शिफ्टिंग, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर इंस्टेड ऑफ y स्क्वायर, है ना। ये तो अपने आप में ठीक है, तो हम समझ गए। अब हम जब टेंजेंट लिखेंगे इसकी बेटा, तो क्या लिखना प्लस cos चाहिए? थीटा और ये सब वही आ जाएगा। x माइनस 1 है ना, x को क्या रखूंगा मैं? x माइनस 1। मैंने कहा था ना, जो चेंज आपके पास बेसिक इक्वेशन में है वही चेंज आपके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में भी होगा। बिल्कुल उठा के रखना है सिर्फ हमें। हाँ, और यहाँ क्या लिखूं बताओ? y सब y माइनस 3 sin थीटा। बहुत अच्छा, और सामने तो Equal to 9 ही 9। आएगा। और अब बस थीटा को हमें क्या रखना है? पाई बाई 2। पाई बाई 2 रखूंगा, कॉस पाई बाई 2 बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है, 0 होती है। कॉस पाई बाई 2 और y माइनस 3 साइन पाई बाई 2 और इज इक्वल्स टू 9। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये तो बहुत अच्छा आंसर आ गया छोटा सा, y इज इक्वल्स टू 12। और यदि वो कहते हैं कि नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ला के दिखाइए, तो p पाई बाई 2 भी ले आएंगे हम लोग। लेकिन p पाई बाई 2 पहले फैब्रिकेट कराओ, जरा लिखाओ पहले। क्या होता था? h प्लस h प्लस a cos थीटा और k प्लस a sin थीटा। बहुत अच्छा, k प्लस a sin थीटा। नाउ फिल द वैल्यूज। तो ये h कितना लिखूं बेटा? h तो 1 है ना। यस सर। x माइनस h से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। a हमारे पास 9 है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ये हमारे पास पाई बाई 2 है, 0 हो जाएगा। k 3 है, a 9 है और साइन पाई बाई 2। तो ये जो पॉइंट मेरे पास बेटा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, cos पाई बाई 2 0 होता है, 9 इंटू 0 0 हो गया, तो ये 1 बचा, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 1, 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं
कि p ऑफ पाई बाई 2 हमारे पास 1,12 होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,12 है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो y इज इक्वल टू 12 आएगा। यस सर। इस तरह से। और जनरल इक्वेशन भी होता तो भी हम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं फंसते यहाँ पर। भाई जहाँ x माइनस एच लिखा है वहाँ x प्लस जी लिख देते। लेकिन आपने इनकी स्विचिंग जरूर सीखना। जो स्लाइड्स पर मैंने लिखे हैं सारे स्विचिंग देखो, मैंने इसलिए एक पेज पर लिखवाए थे कि भाई आप ना किसी को भी देखो, फर्स्ट को देखो, सेकंड को देखो, थर्ड को देखो, ये एक दूसरे से बने हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। और नेक्स्ट सीट पर जाने से पहले मैं आपको ब्रेक दूंगा बेटा 15 मिनट का, और हम लोग इसके बाद में टेंजेंट की तीसरी फॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम लोग स्लोप फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। और एग्जैक्ट 15 मिनट का ब्रेक है और एग्जैक्टली 6 o'clock वी विल बैक। ओके ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।